वासेपुर नगर के राजा रतन सिंह को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर बहादुर रखा गया। वीर बहादुर बचपन से ही बहुत अलग विचारों वाला है। वीर बहादुर का आज 7वां जन्मदिन है और वो भगवान जी से आशीर्वाद लेने परिवार के साथ मंदिर जाता है। वीर के साथ उसके माता पिता भी हैं। वीर, तुम अब 7 वर्ष के हो गए हो। तुम नहीं जानते हो कि हमने कितने पूजा पाठ, व्रत और दूसरे उपाय अपनाए, तब जाकर भगवान ने हमारी सुनी और वर्षों बाद तुम्हें हमारी झोली में डाला। मंदिर पहुंच जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वहां उपस्थित पंडित जी से बात करते हैं। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने वीर की कुंडली देखकर उसके जन्म के समय ही उसके बारे में कुछ बताया था। वीर कुछ बातें न सुने, इसलिए उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। बेटा जाओ, सामने खेल लो। देखो तुम्हारे जैसे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। हाँ, जाओ बेटा, खेल लो खेलो खेलो। वीर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, लेकिन तभी एक भयानक धूल भरी आंधी तूफान आ गया। ये इस सदी का सबसे भयंकर तूफान है। सभी बच्चे इधर से उधर भागने लगे और वीर भी कहीं जाकर छुप गया और तेज बारिश शुरू हो गई। राजा साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे वीर को लाइए। धैर्य बनाए रखिए, बारिश की वजह से यहीं कहीं छुपा होगा। जैसे ही बारिश बंद होगी हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। रानी रूपवती बहुत घबरा रही है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी बारिश रुक जाती है। वीर बहुत बहादुर है, तुम घबराओ नहीं, वो आता ही होगा। उस पर स्वयं महाकाल की कृपा है, लेकिन तुम्हें उसे वट वृक्ष से दूर रखना होगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ पंडित जी? वट वृक्ष के पेड़ को छूते ही उसे उसकी शक्ति और सपने याद आ जाएंगे और वो तुमसे बहुत दूर जा सकता है। उसकी कुंडली में जो लिखा है वो तुम्हें याद है ना? मेरा बेटा मिले तो सही। मैं आगे से उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कलेजे से लगा कर ही रखूंगी मेरे लाल को। तभी वीर हाथ में कुछ अमरूद लिए चला आ रहा है। देखो, वो आ गया वीर। मैंने कहा था ना कि बारिश बंद होते ही वो आ जाएगा। रानी रूपवती दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। कहाँ गए थे तुम बेटा? मैं घबरा गई। मैं तुम्हें एक पल भी आंखों से ओझल नहीं देख सकती। आगे से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, वो तूफान देखकर मैं डर गया था और इधर उधर भागते हुए एक पेड़ के नीचे जा छिपा था। उस पेड़ ने मुझे बचा लिया। कौन सा पेड़ बेटा? वीर सामने वट वृक्ष की ओर इशारा करता है। रानी रूपवती और पंडित जी तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। पंडित जी, अब क्या होगा? अब जो भी ईश्वर ने इसके लिए लिखा होगा वही होगा। अब इसे रोकना हमें पाप है। ठीक है पंडित जी, हम ईश्वर की इच्छा समझ वीर को आजाद छोड़ देंगे। वो जो जीवन में चाहता है उसे करने देंगे। लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं कैसे ही छोड़ सकती हूँ? हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन जिसके ऊपर स्वयं महाकाल का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी रूपवती और राजा रतन सिंह को लेकर पंडित को प्रणाम कर वापस महल लौट आते हैं। 1 महीने बाद वीर सुबह सुबह दौड़ कर आया। माँ, जग गई तुम? चलो नाश्ता कर लो। माँ, पहले मेरी बात सुनो। आज मैंने कुछ देखा। बोलो, क्या देखा? माँ, एक बहुत बड़ा ग्राउंड, उस पे बड़े बड़े पत्थर और पत्थर के पास समूह में घूमते अजीब से दिखने वाले कुछ जीव। रानी रूपवती अब तक वीर की बात समझ चुकी है, लेकिन वो वीर को टाल देती है। वीर, तुम भी कहाँ कहाँ ध्यान रखते हो? ये लो दूध पियो, ज्यादा मत सोचा करो और धनुर्विद्या सीखने जाओ। ठीक है माँ। फिर कुछ दिन बाद वीर को वही सपना आया और वीर ने अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने उसे इस बार भी टाल दिया। वीर की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसका लक्ष्य अब इस सपने के सच को जानना ही हो गया। कुछ दिन बाद
महल में हवन पूजन का आयोजन हुआ और वही पंडित जी आए और हवन के समय वीर की नजर आसमान में उड़ती एक कश्ती के आकार की संरचना पर पड़ी। वीर चिल्लाया, देखो देखो, ये क्या आया है? ये हवा में कैसे उड़ सकता है? सभी वीर को आश्चर्य की नजरों से देखने लगे क्योंकि किसी को भी आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा तुम क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन रानी रूपवती और पंडित जी ये बात समझ जाते हैं। वीर को बेइज्जती महसूस होती है और वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अगले कई दिनों तक वह कमरे से बाहर नहीं आता, जिसके कारण वीर अब बीमार है। बेटा, ये दवाई खा लो और आ जाओ बाहर, थोड़ा घूम लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। बहुत हठी हो गया है वीर, देखिए न दवाई खा रहा है और ना ही बाहर घूमने आ रहा है। वीर, वीर तुम उस दिन वाली बात से अब तक नाराज हो? नहीं, लेकिन वो सच में था। बेटा ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो और तुम्हारी माँ जानती है, लेकिन जो लोग हंसे थे जब तुमको ही नहीं जानते तो वो तुम्हारी बात कैसे समझेंगे? तो इसलिए अब तुम भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो और बाहर घूमने चलो। हाँ चलो वीर, तुम्हारा भी मन ठीक हो जाएगा। वीर चला जाता है और जाकर तलवार चलाने लगता है, लेकिन तभी आसमान में उसे फिर से वही दिखता है। लेकिन इस बार वीर डरा नहीं है और न ही किसी को बताया, लेकिन चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। ये कोई रहस्य है और इसे मुझे ही जानना है। पिताजी सही कहते हैं कि जो लोग मुझे जानते ही नहीं समझेंगे कैसे, इसीलिए मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। वो कश्ती रूपी संरचना नीचे आने लगती है, जो देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षक है। वाह, इस पर बैठकर तो मैं पूरा महल घूम सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वीर वायु कश्ती की तरफ बढ़ता है, तभी राजा रतन सिंह की आवाज आ जाती है और कश्ती भी गायब हो जाती है। वीर वापस आने लगता है। रात को वीर अपनी खिड़की से यूं ही बाहर देख रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारे, घना काला आसमान उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी वो कश्ती वापस आती है और उससे एक सफेद रंग का दुबला पतला लंबे लंबे हाथों और पैरों वाला एक विचित्र मुख वाला एक अजीब जीव निकलकर वीर की खिड़की में आता है और वीर जोर से चिल्लाता है। राजा रतन सिंह और रानी रूपवती भी आवाज सुनकर आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ मेरे लाल को, क्या हुआ? माँ वो देखो, खिड़की पर वो। जैसे ही रतन सिंह रानी ने खिड़की की ओर देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई। ये क्या है? सिपाहियों! सैनिकों को बुलाता है, लेकिन तब तक वह अनोखा जीव वापस आसमान की ओर चला जाता है। हमारे वीर को जरूर कोई खतरा है, हे ईश्वर इसकी रक्षा करना। सैनिकों, वीर के पास कड़ा पहरा दो, कोई ऐसी वैसी शक्ति इसे छू भी ना पाए। राजा रानी अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। सैनिक निगरानी रखे हुए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कश्ती और ये जीव मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? और यही तो है वो जो सपने में आते हैं। वीर उसके बारे में सोचते सोचते सो जाता है, लेकिन तभी उसे स्वप्न दिखता है जिसमें वही वट वृक्ष है, उसके पास एक बाबा है। सुबह उठकर वीर उसी ओर जाता है और वट वृक्ष के पास जाकर देखा तो वो साधु बाबा वही है। ईंट से बना एक बड़ा सा घेरा जिसमें आग जल रही है, कुछ लकड़ी और उपले लगे हैं, बीच एक लोहे का चिमटा गड़ा है। बाबा ने पीले कपड़े, लंबी दाढ़ी और बाल जो अब सफेद हो चुके हैं धारण किए हुए हैं। आओ बस, तुम्हारा इस कुटिया में स्वागत है। वीर बाबा के चरण स्पर्श करता है और वहीं बैठ जाता है। कुछ परेशान लग रहे हो, कहो क्या बात है? बाबा, मुझे आप सपने में दिखाई दिए, क्या आप सचमुच मेरे बारे में कोई रहस्य जानते हो? बाबा आंख बंद किए हुए ही गर्दन हाँ में हिलाते हैं। बेटा कुछ बातें जान लो, जहाँ तुम हो वो तुम्हारी दुनिया नहीं है। क्या बाबा? फिर बाबा मेरी दुनिया कहाँ है? मैं कौन हूँ?
बेटा, तुम एक अलग ही दुनिया के हो और वो तुम्हें खुद ही खोजनी होगी। लेकिन कैसे बाबा? साधु वीर को एक मैप देता है जिसमें वीर की अपनी दुनिया का रास्ता है। और जो तुम स्वप्न में देखते हो या जो कश्ती अपने पास देखते हो, वो तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारी ही दुनिया के लोग हैं। बाबा, मुझे क्या करना होगा और वहाँ से कब आना होगा? उस दुनिया के सभी अनसुलझे पहलुओं को सुलझाकर तुम्हें वापस आना होगा और उपहार में जरूर तुम्हें कुछ मिलेगा। बाबा वीर को मैप दे देता है और वीर उस रास्ते निकल जाता है। एक चिट्ठी लिखकर महल के बाहर छोड़ जाता है। वीर अपना एक अश्व लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। वीर की उम्र अभी 7 साल ही है। वीर रास्ते में एक आश्रम में रुक जाता है। आश्रम में गुरुजी बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं। वीर वहां पानी की तलाश में गया, लेकिन गुरुजी स्वयं ईश्वर का रूप दिख रहे हैं। गुरुजी मंद मुस्कान, प्यार छवि के साथ वीर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या चाहिए बालक, बोलो। गुरुजी, मैं यहाँ पानी की तलाश में आया था। सामने जाओ और वो जो घोड़ा रखा है तुम वहाँ जाओ, पानी पी लो। वीर पानी पी लेता है और फिर वापस गुरुजी के पास आता है। गुरुजी, मेरी पानी की प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब मेरे मन में ज्ञान की प्यास है, जिसके लिए मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो? कहाँ से आए हो? कुछ तो बताओ। गुरुजी, मेरा नाम वीर है और मैं एक मुसाफिर हूँ जो रास्ते में हूँ। बस इतना ही परिचय है मेरा। ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे शिष्य वीर हो। वीर। वीर झुककर गुरुजी के चरण स्पर्श कर प्रणाम करता है। आश्रम में वीर के ही जैसे और अन्य छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुजी के पास आए हैं। वीर, जीवन जीने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं पर निर्भर हो। न जाने कब कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। सामने कुछ लकड़ियों के गट्ठर हैं और फूस है। तुम दोनों को मिलाकर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाओ, ताकि शिक्षा के बाद तुम उसमें सो सको। जी गुरुजी। वीर जाकर लकड़ी उठा कर लाता है और तभी उन्हें गाड़ने के लिए जमीन में खोदने लगता है। लेकिन तभी एक लंबा विशैला काला सांप जमीन से बाहर आता है। सभी बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वीर उसे मारने के लिए डंडा उठाता है, गुरुजी। रुको वीर, ये क्या कर रहे हो? गुरुजी, यहाँ एक जहरीला सांप है। लेकिन हम उसे प्यार से हटा सकते हैं। और प्यार से कैसे, वो सीखने तुम आए ही हो। इसी को आश्रम की शिक्षा कहते हैं। गुरुजी वीर को जड़ी बूटी देते हैं और सांप उससे वहां से खुद ही चला जाता है। सभी बहुत खुश हैं। वीर ने लकड़ियां गाड़कर एक सुंदर सा घर बनाया है, जिसपे ऊपर से फूस लगा दिया है। अरे वाह, तुमने बहुत सुंदर घर बनाया है। रात को सभी जाकर सो जाते हैं, लेकिन एक पागल शेर चिंघाड़ता हुआ आता है और एक अन्य शिष्य की झोपड़ी में कूदने का प्रयास करता है, लेकिन आश्रम में हड़कंप मच जाता है। सभी हथियार लेकर छुप जाओ, एक पागल शेर आश्रम में घुस आया है। सभी शिष्य छुप जाते हैं, लेकिन शेर एक शिष्य पर आक्रमण कर देता है। शेर के पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं, जिनसे वह बोल भी सकता है। वीर दौड़ कर आता है और शेर और उस लड़के के बीच में खड़ा हो जाता है। हे मूर्ख लड़के, मेरे सामने से हट जाओ। तुम इसे खाना क्यों चाहते हो? आंखें बिल्कुल लाल करके। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? हाँ, तुम जानते हो ना कि छोटे बच्चे को मारना पाप है। मेरी दृष्टि सबसे पहले इसी पर पड़ी और मैं इसे खाऊंगा। मुंह से आग निकालता है। वीर नीचे झुककर आग से बच जाता है। इस लड़के के साथ साथ तुम भी मरोगे। मैं तुम्हें भी खाऊंगा। तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। तभी शेर वीर पर दहाड़ कर पड़ता है और अपने दोनों पंजे वीर के कंधों पर रख देता है। सभी बहुत डर जाते हैं।
वीर भी बदले में एक लात शेर के पेट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेर बच जाता है। वीर ने शेर को एक बहुत तेज धक्के से पीछे की ओर फेंका और शेर के ऊपर बैठ गया। शेर वीर को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीर नीचे नहीं गिरा और जैसे ही शेर ने पीछे को अपना मुंह उठाया, वीर ने उसे हाथों से कब्जा लिया और मुंह के 2 हिस्से करके बेहोश हो गया। सभी तालियां बजाने लगी और गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वीर मूर्छित होकर गिर पड़ा। भागकर जाओ और पानी लेकर आओ। शिष्य जाते हैं और पानी लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही गुरुजी वीर को पानी पिलाने के लिए उसका मुख खोलते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्या? वीर की जीवा पर चंद्र का निशान। गुरुजी चुपचाप वीर के मुंह में पानी डाल देते हैं और वीर उठ जाता है। तुम जाओ और वीर को कुटिया तक पहुंचा दो। गुरुजी वीर को कुटिया में सुला देते हैं। प्रातःकाल गुरुजी वीर को नदी के पास ले गए और उसे 3 छोटे पत्थर और एक शीशा दिया। बेटा, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। वीर, तुम कौन हो? क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है? वीर चुप रहता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। अभी तुम बहुत छोटे हो, वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगे। तुम अपनी मंजिल के रास्ते में मार्ग भटक गए थे, लेकिन उस शेर ने आकर तुम्हें सब याद दिला दिया। वीर चुपचाप सुनता है। जाओ बेटा, अपनी मंजिल की ओर। गुरुजी, इनका उपयोग कैसे करना है? जब तुम दोनों सफेद पत्थर को आपस में घिसोगे तो तुम्हारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था और अन्य जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। गुरुजी, इस काले पत्थर का क्या उपयोग है? ये जरूरत के समय तुम्हें अन्य जानवरों से बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि काले और सफेद पत्थर का एक साथ उपयोग मत करना, अन्यथा कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ठीक है गुरुजी, लेकिन इस शीशे का क्या करूँगा? ये तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा, लेकिन इसके लिए धूप का होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए मेरा। गुरुजी वीर को रास्ता बता देते हैं और वीर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। वीर चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा है। बहुत तेज प्यास लगी है, काश पानी मिल जाता। वीर को चलते चलते शाम हो गई और वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहाँ एक बूढ़ी दादी बैठे हुए रो रही है। क्या हुआ दादी, आप क्यों रो रही हो? बहुत भूख लगी है बेटा, खाने को कुछ नहीं है। वीर ने पत्थर रगड़ा और एक बहुत स्वादिष्ट भोजन से सजी थाली आती है। दादी लीजिए, आपके भोजन का इंतजाम हो गया। धन्यवाद बेटा। दादी भोजन खा लेती है। वीर भी नदी के किनारे बैठकर पत्थर फेंकने लगा, लेकिन तभी दादी वापस आती है। बेटा, तुमने मुझे भोजन दिया, लेकिन क्या तुम मेरी और मदद करोगे? बताइए दादी, कैसी मदद चाहिए? मेरी ये दुर्दशा श्राप के कारण है। क्या तुम मुझे श्राप मुक्त करने में मेरी मदद करोगे? श्राप? कैसा श्राप? श्राप की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी उसका निवारण बता दीजिए। यहाँ से जब तुम पश्चिम दिशा में चलोगे तो वहाँ एक जादुई आम का पेड़ है। यदि तुम मुझे वह लाकर खिला दोगे तो मैं शाप मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है दादी, मैं सुबह यहाँ से निकलूंगा। वीर सुबह उठकर जंगल की ओर चल देता है। वीर को पहुँचने में शाम हो जाती है और वह एक तालाब के पास बैठ जाता है। वीर तालाब के पास बैठकर अपने लिए भोजन मांगता है और भोजन आ जाता है, लेकिन तभी एक लक्कड़ बग्घा आकर वीर और वीर ने सफेद पत्थर की सहायता से अपने चारों ओर एक आग का घेरा बना लिया। तुम बहुत चतुर हो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वीर ने आग को थोड़ा और बढ़ा लिया। आग लक्कड़ बग्घे की ओर जा रही है और वह डरकर भागने लगा। तभी वीर आगे बढ़ा और उसे वहाँ एक आम का पेड़ दिखाई दिया। ये क्या? ये आम का पेड़ है, लेकिन इस पर सेब भी लगे हैं।
जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। वीर आम तोड़ लेता है। आम दादी को खिला देता है। दादी अब सुंदर परी बन चुकी है। देखो वीर, मैं कितनी सुंदर हो चुकी हूँ। उस दिन से श्राप को झेल रही थी, लेकिन आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। आप कितनी सुंदर हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आपको श्राप कैसे लगा, कुछ बताइए ना। मेरे पिता एक नगर के राजा हैं, लेकिन एक दिन सभी सहेलियां परी से हंसी मजाक कर रही हैं। परी अपने बाल धोकर छत पर सुखाने आई, लेकिन तभी नीचे, ओए देख देख परी, ये मुसाफिर तुझे ही निहार रहा है। परी नीचे देखती है और मुस्कुराती है। मुसाफिर भी डरते हुए मुस्कुरा दिया। इसको ऊपर बुला लो परी। नहीं नहीं, अगर पिताजी ने इसको देख लिया तो इसे मार देंगे। कितना तू सुंदर है, कुछ नहीं होगा, बुला लो। परी मुसाफिर को ऊपर बुलाती है, लेकिन रास्ते में उसे दरबान ने रोक लिया। रुको, कहाँ जाते हो? मुसाफिर प्रेम में है। वो बिना किसी की सुने बस दौड़ा ही जा रहा है। रुको लड़के, तुमसे सब कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ जाते हो? मुसाफिर परी की ओर इशारा करता है। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाता है और राजा मौत का आदेश दे देते हैं। मुसाफिर मर जाता है और उसकी माँ ने परी को श्राप दिया कि वह कुरूप हो जाए। परी उस समय कुरूप हो जाती है। यह देखकर राजा उसे जंगल में छुड़वा देता है। अब आप कहाँ जाएंगी? यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि अब इस जंगल में मेरी जान को भी खतरा है। वीर चलने की इजाजत दे देता है और दोनों मैप में बताए रास्ते अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। वीर और परी आगे चलते हुए एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। गांव बहुत सुंदर है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है और अब हमें सोना होगा। वीर और परी सो जाते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची सुजुका की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वीर उठकर जाता है। क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे ही, मुझे डर लगता है रात को सोने में अकेले, इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। वीर हंसने लगता है कि ऐसे भी कोई रोता है। आ जाओ, तुम हमारे साथ सो सकती हो। सुजुका भी वीर और परी के साथ जाकर सो जाती है। अगली सुबह, आओ वीर और परी, मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे भी अब तुम हमारी दोस्त हो। हाँ, पक्के वाले। सुजुका दोनों को अपने घर ले जाती है, लेकिन घर में माँ बाप नहीं है। वीर के द्वारा कारण पूछने पर वह बताती है, मेरे मम्मी और पापा को कुछ अजीब से लोग उठा कर ले गए। गाँव के ही लोग बता रहे थे कि वो एलियंस थे और दूसरी दुनिया में ले गए। वो दुनिया हमसे अलग होती है। सुजुका रोने लगती है। चुप हो जाओ सुजुका। हम तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर लाएंगे। अच्छा तुम रो मत, मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। वीर जादुई शीशा निकालता है। ये क्या है वीर? ये जादुई शीशा है और इसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। सच? तो दिखाओ जल्दी कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे। वीर शीशा धूप में रखता है और ये क्या? परी चिल्लाने लगती है, ये क्या होने वाला है हमारे साथ? सुजुका भी आंखों पर हाथ रख लेती है और वीर को इसे रोकने के लिए कहती है। वीर भी डरा हुआ खड़ा है। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और क्या है। ये क्या है वीर? हाँ, बताओ ना, क्या होने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे परेशान होने के जैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ये क्या अनहोनी होने वाली है, क्या होगा अब? परी और सुजुका बहुत डर गए हैं, इसलिए वीर अब उनका ध्यान उस बुरी घटना से हटाना चाहता है। परी और सुजुका, तुमने शीशे में देखा वो तुम भूल जाओ। चलो सुजुका, अपना गांव दिखाओ, फिर तुम्हारे माता पिता के पास चलेंगे। वीर, क्यों ना हम पहले सुजुका को नए कपड़े और जूते दिला दें? और मुझे भूख भी लगी है। बस अभी रुकिए, सारा इंतजाम हो जाएगा चुटकियों में। वीर सुजुका के लिए सफेद गाउन और सफेद जूते मंगा देता है और स्वादिष्ट भोजन भी मंगा देता है। तीनों भोजन करके आगे गांव घूमने चलते हैं। बाग बगीचों में खूब सारी मस्ती करते हैं और घूमते घूमते गांव से कहीं दूर निकल जाते हैं और रात होने लगती है। हम कहाँ आ गए हैं वीर? हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं।
हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। हमें यहीं पर सोने का कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं पास में कोई जगह देखकर तीनों सो जाते हैं, लेकिन वीर को एक सपना दिखता है और आज उसे वही सपना दिखा जिसके पीछे वो यहाँ तक आया है। वीर डर से एकदम उठ जाता है और देखता है आसमान में एक शाइनिंग लाइट, चमकता प्रकाश का एक बड़ा गोला नीचे की ओर आता है और फिर ऊपर की ओर जाता है। वीर जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर परी और सुजुका भी उठ जाते हैं। क्या हुआ वीर? वीर आसमान में इशारा करता है। सुजुका और परी भी उस ओर ध्यान से देखते हैं। कहीं ये सुबह वाला ही तो नहीं है वीर? शायद कोई खतरा मंडरा रहा है। वीर मुंह से एक शक्ति उस पर छोड़ता है और वो शाइनिंग लाइट वापस आसमान में चली जाती है। सभी एक चैन की सांस लेकर आराम से सोते हैं, लेकिन अगले ही दिन उन्हें एक अनहोनी का सामना करना पड़ जाता है। धरती एकदम से कंपन करने लगी। धरती पर उथल-पुथल मच गई। पेड़, जानवर सभी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इस भयंकर आपदा को देखकर परी, वीर और सुजुका तीनों एक दूसरे से चिपटकर खड़े हो गए, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन फट गई और वो धरती के नीचे जाने लगे। कई 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद वो अंदर किसी जमीन पर जा गिरे और बेहोश हो गए। कुछ समय बाद एक अदृश्य आवाज आई। ये आवाज सुनकर तीनों उठ जाते हैं और एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि हम कहाँ हैं और ये सब नया नया क्या है। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ आ गए और कैसे आ गए? वीर, वो कल वाला भविष्य दृश्य बिल्कुल ठीक था। देखो, ऐसा ही हुआ जो हमने देखा था। परी, अब हमें उड़ाकर ऊपर ले चलो। रुको सुजुका, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा हमें मिल जाएं? सुजुका रुकने के लिए मान जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो अदृश्य आवाज वापस आती है। वीर, ये नई दुनिया है जिसमें रहस्य भरे हुए हैं। सुजुका के मम्मी पापा भी यही हैं और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी यही पूरा होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें सारे रहस्य जानने के लिए कुछ पड़ावों को पार करना होगा और अंततः तुम्हें ईश्वर से एक उपहार मिलेगा। ये यात्रा बहुत रोचक होने वाली है। मैं तैयार हूँ। लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। हो सकता है कि तुम इसके अंत तक भी ना पहुँचो। ये क्या कह रही हो आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। पिछले 6 लाख साल से यहाँ कोई मानव राजा नहीं बना है। ईश्वर हजारों साल में बहुत कोशिशों के बाद कोई एक शक्तिशाली निडर मनुष्य का निर्माण करता है और इस दुनिया में उसकी शक्ति असफल हो जाती है। मैं सफल होऊंगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं डटकर सामना जरूर करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बातें और कुछ चीजें देता हूँ जिनका इस्तेमाल तुम वक्त पड़ने पर कर सकोगे। ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है। ठीक है, दीजिए। अदृश्य शक्ति ने वीर को शक्ति दी जिससे वो युद्ध कर सकता है और दुनिया के विषय में कुछ बताया। अब तुम आगे बढ़ो। हमें वापस हमारे लोग पहुंचा दो। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। मुझे मेरा उद्देश्य पूरा करना है। मैं इसको पूरा करके और इस दुनिया को जानकर ही यहाँ से निकलूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठहरो लड़की, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब कोई द्वार भी खुला हुआ नहीं है। जब तुम समस्त रहस्य खोज लोगी, तुम्हें स्वतः ही रास्ता मिल जाएगा। अब चले आगे। परी चल देती है। सुजुका और वीर भी चलने लगते हैं। वीर, तुम इस नई दुनिया की खूबसूरती देख पा रहे हो? कितनी सुंदर है। सच, बहुत सुंदर है। देखो ये कितने सुंदर और अलग अलग रंगों के पक्षी घूम रहे हैं। ये मुझे आकर्षित कर रही हैं। सच सच, देखो तालाब में घूम रही ये बत्तखें कितनी सुंदर है।
बहुत अच्छा है सब। वीर, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा डर गई थी, इसलिए वापस जाने के लिए बोला। तुम मुझसे नाराज हो शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ। परी वीर और सुजुका के साथ चलने लगी। सुजुका, जब तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर हुए तुम कितनी बड़ी थी? मैंने तो अपने मम्मी पापा की शक्ल भी अभी तक नहीं देखी है, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं। गांव के ही एक काका बताते हैं कि जब मैं कुछ महीनों की गोद में थी और वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे और बहुत सारे बच्चों के माता पिता। फिर तो बाकी सब भी यही होंगे, सबको खोजना होगा, जरूर कोई राज है। हाँ वीर, मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, परंतु मजा भी बहुत आएगा। तीनों आगे चलने लगते हैं। वीर, मुझे कुछ आवाज आ रही है, क्या तुम भी सुन पा रहे हो? कैसी आवाज? सुजुकी, क्या तुम भी नहीं सुन पा रही हो? हाँ, आ तो रही है कुछ कुछ आवाज। यहाँ कोई जलपरी है। कोई और जानवर भी हो सकता है। मैंने अपने गांव में जलपरी की कहानी सुनी है, जरूर यहाँ जलपरी ही है। लेकिन तभी किसी ने सुजुका को मुंह में भर लिया। ये देख वीर और परी के होश उड़ गए। सुजुका, सुजुका, जब तक परी और वीर सुजुका को बचाने भागते हैं, तब तक एक जलपरी सुजुका को मुंह में उठाकर पास बहते समुद्र में कूद जाती है और पीछे पीछे वीर और परी भी समुद्र में कूद जाते हैं। एक विशाल जलपरी समुद्र की लहरों के साथ साथ ऊपर उठ रही है। उसका ऊपर का आधा शरीर एक स्त्री का है, जबकि आधा शरीर एक मछली का है। जलपरी का ये भयंकर रूप देखकर परी वीर को अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। तुम मेरी सुजुका को छोड़ दो। जलपरी मुंह से फुंकार मारती है और वीर दूर पानी पर जाकर गिरता है। वीर कोशिश करके वापस आता है। वो एक छोटी बच्ची है, उसे छोड़ दो। जलपरी नीचे पानी में जाती है और सुजुका को कहीं छोड़ आती है। सुजुका कहाँ है? वो अब से हमारे साथ रहेगी, जल नगरी में। वीर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है, तभी जलपरी उसे अपनी पीठ से धकेल देती है। पानी के अंदर से मधुर संगीत सुनाई देने लगता है और वीर मन मुग्ध हो जाता है। ये सुरीली आवाज, ये संगीत कहाँ से? ये हमारी दुनिया है, यहाँ हम नाच गाना करते हैं। मुझे भी देखनी है। जलपरी तारीफ सुनकर वीर को पीठ पर बैठाकर नीचे ले जाती है। समुद्र के नीचे पानी में सजा एक सुंदर महल है, जिसमें और भी जलपरियां रहती हैं। वहाँ एक दरबार है जिसके पीछे लाइट और संगीत का इंतजाम है। कुछ जलपरी नृत्य कर रही हैं और बीच में एक आसन पर राजमाता विराजमान है, जो इनका नृत्य देख रही हैं। वीर भी उस चकाचौंध में जाकर खो गया है और आश्चर्य से इधर उधर देखता है और उसे अचानक से सुजुका का ध्यान आता है। वो जोर से चिल्लाता है, सुजुका! ए लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों चिल्ला रहे हो? महल में चल रहा संगीत बंद हो गया है और सबका ध्यान वीर पर ही आ गया है। मेरी दोस्त सुजुका कहाँ है? यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता और अब तुम भी नहीं जाओगे। तभी वो जलपरी आ जाती है जिसने वीर और सुजुका को अंदर लाया है। ये छोटे बच्चे कौन हैं? ये दोनों बच्चे बाहर से निकले हुए जा रहे थे, मैं इन्हें यहाँ ले आई। सुजुका को बुलाओ। सुजुका आ जाती है। वीर, तुम आ गए? आओ सुजुका, चलते हैं। ठहरो, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपकी दुनिया अलग है, हमारी अलग, हम यहाँ कैसे रहेंगे? वीर, तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे और सुजुका को हम जलपरी बना लेंगे। हम किसी मिशन के लिए यहाँ आए हैं और हमें अपनी मंजिल पर पहुँचने दो। तुम्हारा मिशन समाप्त। वीर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजमाता के साम्राज्य को हिला दिया और सुजुका को लेकर वापस बाहर आ गया। वीर, हमें तेज भागना होगा, वो जलपरी हमारे पीछे आ सकती है। अब तुम मत डरो, मैंने उनको बांध दिया है। तभी वीर को परी का ध्यान आता है कि परी कहाँ गई। सुजुका, क्या तुमने परी को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं उन जलपरियों ने तो उसको
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपनी जादुई शक्ति से उसको खोजो। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तभी एक अदृश्य आवाज वापस आती है। किसे खोज रहे हो वीर? उस परी को? जी, लेकिन आप कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। आप जल्दी से हमें उनका पता बता दीजिए। क्या परी को किसी ने पकड़ा हुआ है? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही सारी सच्चाई जानो ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। लेकिन जाना कहाँ है? वो सामने महल देख रहे हो? उसके अंदर तुमको परी मिल जाएगी और वहीं से तुम्हारा आगे का रास्ता तय होगा। वीर और सुजुका उस महल की ओर चल देते हैं, लेकिन तभी अदृश्य आवाज। रुको, एक जरूरी बात सुनते जाओ। जी बताइए। उस परी से तुम्हें सावधान रहना है। लेकिन वो तो हमारी दोस्त है। सच्चाई जानकर तब निर्णय करना। वीर और सुजुका महल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया जाता है। गेट पर लंबे लंबे सींगों व दांतों वाले, लाल आंखों वाले काले से दो राक्षस खड़े हैं। रुको, कहाँ चले आते हो? हमें महल के अंदर जाना है। हा 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 हा। हमें अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं तुमको खा जाऊंगा। हा 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 हा। तुम जानते नहीं कि वीर ने अब तक किस किस को सबक सिखाया है? ए छोटी लड़की, तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। ये दूसरा वाला राक्षस बोलता क्यों नहीं है? दूसरा राक्षस सुजुका की ओर गुस्से में देखता है। वीर अंदर जाने के लिए सुजुका का हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ा देता है और राक्षस मुंह से फुंकार वीर की ओर फेंकता है। वीर और सुजुका दोनों दूर जाकर गिरते हैं। बदले में वीर दूर से ही बाणों की बौछार करता है और राक्षस भी उसका जवाब देता है। कुछ देर तक युद्ध चला और राक्षस घायल हो गया। दोनों राक्षस डर कर भाग जाते हैं और सुजुका हंसती है। भाग गए, डर कर भाग गए। चलो सुजुका, जल्दी अंदर चलकर अपनी दोस्त को खोजना है। वीर और सुजुका अंदर जाते हैं, लेकिन ये क्या, वहाँ एक रानी है और उसकी सेवा में दास दासियां लगे हुए हैं जो पंखा झल रहे हैं। परी तुम? परी? ए बालक, कौन हो तुम? क्या तुमको इतनी भी तमीज नहीं कि एक महारानी से कैसे बात की जाती है? महारानी? कौन महारानी? ये है हमारी महारानी। चुप करो तुम सब, ये तो हमारी दोस्त परी है जिसको तुम लोगों ने बंधक बना लिया है। चलो परी, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। वीर, तुमने सुना नहीं कि दासी ने क्या कहा? सुन लिया, लेकिन तुम महारानी कैसे हो सकती हो? तुम तो हमारे साथ आई हो ना, दूसरी दुनिया से। हमने हंसने के लिए नहीं बोला, बात बताओ क्या है? तुम महारानी कैसे बनी? सैनिकों, इन दोनों को उठाकर जेल में बंद कर दो। सैनिक वीर और सुजुका को उठाकर जेल में बंद कर देता है। तभी अदृश्य आवाज वापस आती है। कहा था ना मैंने कि अपनी दोस्त से सावधान रहना, लेकिन तुम चले आए। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलें? निकल जाओगे बच्चा, लेकिन पहले अपनी दोस्त का असली रूप तो देख लो। तुरंत ही परी कुछ सैनिकों के साथ वीर के पास आ जाती है। वो पत्थर और शीशा मुझे दे दो। कौन सा? वही जिसमें तुम्हारी शक्तियाँ हैं। क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, तमाम शक्तियों के बाद भी तुम यहाँ से निकलने में नाकामयाब रहोगे। वीर और सुजुका चुप रहते हैं, लेकिन तभी एक भारी मोटी आवाज वाला गंजा, लंबे दांतों वाला बहुत बड़ा सा राक्षस आ जाता है। वह अपनी खोपड़ी भी हाथ में उतार कर वापस लगा लेता है। उसको देखकर सुजुका वीर के पीछे छुप जाती है। परी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।